नमस्ते दोस्तों, 11 मई 1998 को शाम के लगभग 3:45 पर राजस्थान के पोखरण में एक के बाद एक लगातार 3 बम धमाके होते हैं। 3, 2, 1, 0। ये तीनों बम धमाके इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जिन जगहों पर ये बम ब्लास्ट हुए थे, इन तीनों जगहों पर लगभग एक क्रिकेट ग्राउंड जितनी रेत हवा में सैकड़ों मीटर ऊपर तक उछल गई थी। इसी के साथ इन बम धमाकों की वजह से पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए थे। लेकिन इन बम धमाकों की थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो स्टेटमेंट दी, उसने तो पूरे अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया था। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम विस्फोट नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा किए गए 3 न्यूक्लियर टेस्ट थे जिनका इंतजार भारत 1966 से कर रहा था। और इन्हीं परमाणु बमों की वजह से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और हमारे देश के महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा, इन दोनों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि इंडिया अपना न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। इसीलिए उस टाइम पर कुछ कंट्रियों ने हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बंद हो गया था। हो सकता है कि आपको अभी मेरी बातों पर ना यकीन आ रहा हो, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी ये एहसास होगा कि इस न्यूक्लियर बम को टेस्ट करने के कारण हमारे देश के कितने महान और बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तब कहीं जाकर हम न्यूक्लियर पावर कंट्री बन पाए थे। तो चलिए दोस्तों, इंडिया की इस न्यूक्लियर जर्नी को एक बार शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 16 जुलाई 1945 को, जहां पर अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में इस न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया था। अब जितना इन लोगों ने सोचा था, ये न्यूक्लियर बम उससे लगभग 50 गुना ज्यादा पावरफुल निकला। अब क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना इस न्यूक्लियर बम को अपने दुश्मन देशों पर ट्राई किया जाए। और इसीलिए इस न्यूक्लियर बम के टेस्ट के ठीक 19 दिनों बाद ही अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर इस न्यूक्लियर बम से हमला कर दिया। ये न्यूक्लियर वेपन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इस हमले में लगभग 1,40,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका, बल्कि इस हमले के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और न्यूक्लियर वेपन से जापान के नागासाकी पर हमला कर दिया। इस हमले में भी लगभग 60 से 70,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और इसी हमले के बाद जापान सहित जितने भी दुश्मन देश थे अमेरिका के, उन सब ने हार मान ली और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया को एक नए युग की ओर धकेल दिया था, जो था परमाणु युग। अब देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 तो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, लेकिन इस वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी देश शामिल थे, उन सभी देशों को जान माल का काफी भारी नुकसान हुआ था। वो बात अलग है कि किसी देश को नुकसान ज्यादा हुआ था तो किसी देश को नुकसान कम हुआ था, लेकिन नुकसान सभी देशों का हुआ था, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल था। और ये बात आप सब अच्छे जानते हो कि 1945 में जिस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उस टाइम पर हमारा देश इंग्लैंड का गुलाम था। और इस वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इंग्लैंड जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। और इसी वजह से इंग्लैंड की पकड़ धीरे धीरे इंडिया पर कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे वो हार मानने को तैयार नहीं थे। और इसी वजह से आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। अब देखिए दोस्तों, 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अभी भी हमारा देश वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी पीछे था। ये वो दौर था जब हमारे देश को एक साथ कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें शामिल थी। और ऐसे में एकमात्र कनाडा ही ऐसा देश था जिसने हमें फूड, फाइनेंस, टेक्निकल हर तरह से सपोर्ट किया था। यही नहीं बल्कि जब 1951 में इंडिया खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, तब भी कनाडा ने इंडिया को 3.8 बिलियन कनाडियन डॉलर दिए थे ताकि इंडिया खुद को संभाल सके। और यहीं से इंडिया कनाडा के जो रिश्ते थे वो मजबूत होते चले गए। अब इसके बाद साल आता है 1960। यहाँ पर क्या है कि इंडिया जो है वो अपने पावर सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के अंदर गांव तो छोड़िए, शहर के अंदर भी ठीक से बिजली नहीं मिल पा रही थी। और इसी चीज़ को देखते हुए कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जॉन डिफनबेकर ने इंडिया की काफ़ी मदद भी की थी। साथ ही इंडिया को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए प्लूटोनियम भी दिया था। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि कनाडा ने इंडिया को जो प्लूटोनियम दिया है, यही प्लूटोनियम आगे चलकर इंडिया और कनाडा के रिश्ते खराब करता है। और इसी प्लूटोनियम की वजह से इंडिया पहली बार न्यूक्लियर बम को टेस्ट करता है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था और इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर काफ़ी जोरों से काम कर रहा था। लेकिन इसी बीच 1962 में इंडिया चाइना की वॉर शुरू हो जाती है, जिसे इंडिया काफ़ी बुरी तरह से हार जाता है। साथ ही इंडिया को यह एहसास होता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम अभी भी काफ़ी कमज़ोर है और उसे मजबूत करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
वहीं दूसरी ओर खुफिया एजेंसी के हवाले से एक खबर आ रही थी कि इस 1962 की इंडिया चाइना की वॉर के बाद चाइना जो है वो न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काफ़ी जोरों से काम कर रहा है और आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। इस इंडिया चाइना की वॉर के ठीक 2 साल बाद 1964 में चाइना ने अपने पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया। इस न्यूक्लियर टेस्ट ने इंडिया को ये अच्छे से बता दिया था कि आगे चलकर चाइना जो है वो इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, जिसके तुरंत बाद हमारे देश के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा ने ये अनाउंस किया कि अगर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उन्हें परमिशन दे तो वो 18 महीने के अंदर भारत के लिए खुद का न्यूक्लियर बम बनाकर तैयार कर सकते हैं। होमी भाभा की इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA उन पर कड़ी नजर रखने लगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि CIA इसमें कहां से आ गया, तो देखिए दोस्तों, जब से इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक जितने भी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं CIA का हाथ जरूर शामिल रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश इस न्यूक्लियर बम को बनाकर उनकी बराबरी करे। इसीलिए उस टाइम पर जो भी देश इस न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा था या तो उसके वैज्ञानिक मारे गए या फिर वो बड़े नेता मारे गए जिन्होंने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की परमिशन दी थी। इसीलिए होमी जहांगीर भाभा की इस स्टेटमेंट के बाद CIA उन पर कड़ी नजर रख रहा था। तो देखिए, जब ये बात होमी जहांगीर भाभा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने रखते हैं कि अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं सिर्फ 18 महीने के अंदर भारत के लिए न्यूक्लियर बम बनाकर तैयार कर सकता हूं, तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साफ मना कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हो जाती है और इसी दौरान पाकिस्तान के जुल्फी अली कार भुट्टो ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर इंडिया खुद का न्यूक्लियर बम बनाता है तो हम घास फूस खाकर गुजारा कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो भूखे भी रह लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बम बनाकर रहेंगे। पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया जो है वो काफ़ी प्रेशर में आ गया था, क्योंकि एक तरफ तो चाइना जो है वो ऑलरेडी न्यूक्लियर बम को टेस्ट कर चुका था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बम बनाने की बात कर रहा था। इसी चीज़ को देखते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने होमी जहांगीर भाभा को न्यूक्लियर बम बनाने की परमिशन दे दी। अब जैसे ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होमी जहांगीर भाभा को इस न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए परमिशन देते हैं तो उसी के साथ अमेरिका का CIA इन दोनों पर कड़ी नज़र रखने लगता है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद 1965 में चल रही इंडिया पाकिस्तान की वॉर को बंद कराने के लिए और दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने के लिए USSR जाते हैं, जिसे आज हम उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। और इसी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इन दोनों देशों की मीटिंग चल रही थी। लेकिन इसी दौरान खबर आती है कि उसी दिन यानी 11 जनवरी 1966 को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिस पर उस समय काफ़ी कंट्रोवर्सी भी होती है, जिसमें ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि लाल बहादुर शास्त्री की हार्ट अटैक से मौत नहीं बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया है और इसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। अब इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ना तो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देती है और ना ही इस केस की जांच पड़ताल कराती है। तब से लेकर आज तक लाल बहादुर शास्त्री की मौत एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन आज भी ज़्यादातर एक्सपर्ट यही मानते हैं कि इस मौत के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। तो देखिए दोस्तों, 11 जनवरी 1966 को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक से मौत हो जाती है और इसके ठीक 13 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1966 को हमारे देश के परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की भी एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये थी कि इस प्लेन क्रैश के पीछे भी CIA का हाथ बताया जा रहा था, क्योंकि जिस जगह पर यह प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर जहाज का मलबा तो मिला, लेकिन जहाज के अंदर जो ब्लैक बॉक्स होता है वो आज तक नहीं मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक बॉक्स आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, हर प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स जरूर होता है जिसमें उस प्लेन की सारी जानकारी मौजूद होती है कि उसने कितने बजे उड़ान भरी, कहां से उड़ान भरी, कितनी ऊंचाई तक उड़ान भरी, उसकी टॉप स्पीड क्या थी, अगर प्लेन के साथ में कोई दुर्घटना होती है तो किस उपकरण में दिक्कत आई थी, उस समय पायलट क्या बात कर रहे थे, ये तमाम जानकारी इस ब्लैक बॉक्स के अंदर मौजूद होती है। और ये जो ब्लैक बॉक्स होते हैं काफ़ी मजबूत होने के साथ साथ वाटरप्रूफ और फायर प्रूफ भी होते हैं। अगर आप इन पर ग्रेनाइट से भी हमला करोगे तब भी इनका बाल भी बाका नहीं होगा। और इस केस में जो होमी जहांगीर भाभा का केस था, इस केस में ये ब्लैक बॉक्स ही गायब था। अगर ये ब्लैक बॉक्स मिल जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि CIA का हाथ इसमें था या नहीं। लेकिन सभी का शक यकीन में तब बदल जाता है जब ग्रेग डी डगलस की किताब कन्वर्सेशन विद क्रो में CIA के रॉबर्ट क्राउली ये कबूल करते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा की मौत हुई तो उन दिनों मैं CIA का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन संभाल रहा था और उन दिनों हम इंडिया के ऊपर बारीकी से नजर रखे हुए थे। आगे इस किताब के मुताबिक रॉबर्ट क्राउली ये कहते हैं कि गाय प्रेमी इंडियन अपने आप को कुछ ज़्यादा ही चतुर समझ रहे थे और वो सोच रहे थे कि अब हम भी वर्ल्ड पावर का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनका ये न्यूक्लियर
प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर बाबा की मौत हुई, उसी के साथ हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ठप पड़ गया। लेकिन फिर इस घटना के 8 साल बाद 18 मई 1974 को हमने अपने पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। उस टाइम पर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ये न्यूक्लियर बॉम्ब उसी प्लूटोनियम से बना था जो 1960 में हमें कनाडा ने दिया था। अब जैसे ही हम ये न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो अमेरिका सहित कई और वेस्टर्न कंट्रीज हमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है कनाडा। कनाडा का ये कहना था कि हमने जो आपको प्लूटोनियम दिया था वो हमने आपको बिजली बनाने के लिए दिया था, ना कि बॉम्ब बनाने के लिए। आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है और यहीं से इंडिया कनाडा के जो रिश्ते थे वो पूरी तरह से खराब हो गए थे। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद कनाडा और अमेरिका इंडिया से कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब आप एक काम कीजिए, आप एनपीटी एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। अब इंडिया ने एनपीटी एग्रीमेंट पर साइन करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि इंडिया का कहना था कि ये जो आपका एनपीटी एग्रीमेंट है इसमें आप भेदभाव कर रहे हो। क्योंकि एनपीटी एग्रीमेंट के मुताबिक जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले इस न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया है वो तो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को रख सकते हैं, लेकिन जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 के बाद इस न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया है या जो करने वाले हैं वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को नहीं रख सकते। इसीलिए इंडिया ने इस एनपीटी एग्रीमेंट पर साइन करने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद फिर 1995 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी इस न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते अमेरिका को इसकी एक बार फिर से भनक लग गई। और उस टाइम पर अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि हम तुम्हें दुनिया से अलग कर देंगे, सभी देशों के साथ में तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकवा देंगे, दुनिया में तुम अकेले पड़ जाओगे, भिखमंगे हो जाओगे और ना जाने क्या क्या। और आखिरकार हार थक कर हमें फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हर बार की तरह बंद करना पड़ा। साथ ही अमेरिका ने इंडिया पर नज़र रखने के लिए खास सैटेलाइट छोड़ी, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही काम था कि वो इंडिया पर नज़र रख सके कि कहीं इंडिया फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी तो नहीं कर रहा। लेकिन इसके बाद जैसे ही 1998 में बीजेपी पार्टी जीतकर सेंटर में आती है तो आते ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये अनाउंस कर देते हैं कि हम देश की सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेंगे, इसके लिए अगर हमें परमाणु बम भी बनाना पड़े तो हम वो भी बनाने के लिए तैयार है। अब जैसे ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये स्टेटमेंट देते हैं तो उधर अमेरिका इंडिया के ऊपर और ज़्यादा नज़र रखने लगता है। यही नहीं बल्कि इंडिया के ऊपर सैटेलाइट से नज़र रखने के लिए CIA के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट बना देता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि वो इंडिया की छोटी छोटी हरकतों पर नज़र रख सके। इधर इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी से कहते हैं कि सामग्री तैयार है, आप परीक्षण कर सकते हैं। अब जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी ये सुनते हैं तो सुनते ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम दोनों को बुलाकर न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने के आदेश दे देते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति KR नारायण के 26 अप्रैल से 10 मई तक के सभी लैटिन अमेरिकी देशों के दौरों को रद्द करने के लिए कहा। साथ ही डॉक्टर चिदम्बरम की बेटी की शादी 27 अप्रैल को होनी थी, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर चिदम्बरम को अपनी बेटी की शादी को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि अगर डॉक्टर चिदम्बरम अपनी ही बेटी की शादी से गायब रहते तो लोगों को शक हो सकता था कि इंडिया कुछ बड़ा कर रहा है। इधर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा का दिन चुना था, जो पड़ रही थी 11 मई 1998 को। साथ ही जितने भी वैज्ञानिक इस न्यूक्लियर बॉम्ब पर काम करने वाले थे उन सभी को 20 अप्रैल तक ये बता दिया गया था कि इंडिया अब खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने वाला है, जिसका कोड नेम होगा ऑपरेशन शक्ति। अब क्योंकि इंडिया में किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वो है राजस्थान का पोखरण, इसीलिए सभी वैज्ञानिक धीरे धीरे करके राजस्थान के पोखरण की ओर रवाना होने लगे। क्योंकि अगर सभी वैज्ञानिक एकदम से गायब होते तो इससे भी लोगों को शक हो सकता था कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है। साथ ही सभी वैज्ञानिकों को 2 बातें और बताई गई थी। पहला तो ये कि जब आप सफ़र करोगे तो आप अपना नाम बदलकर सफ़र करोगे। दूसरा ये कि जब आप यहाँ से निकलोगे तो अपने घर वालों को पहले ही ये बता दोगे कि हम किसी ऐसे सम्मेलन में जा रहे हैं जहाँ पर 15 से 20 दिनों तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। बार्क और DRDO सहित कुल 100 वैज्ञानिक पोखरण पहुंच चुके थे जिन्हें इन परमाणु बमों पर काम करना था। जब ये सारे वैज्ञानिक पोखरण पहुंच जाते हैं तो इन सभी वैज्ञानिकों को आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा जाता है, जिससे कि जो अमेरिका सैटेलाइट से नज़र रखे हुए है हमारे ऊपर उसे कोई शक ना हो। अब सारे वैज्ञानिक तो हमारे सुरक्षित पोखरण पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी बाकी था, जो था इन न्यूक्लियर बॉम्ब को मुंबई के अंडरग्राउंड वोल्ट से निकालकर बिना किसी की नज़रों में आए पोखरण लेकर आना। अब ये जो मुंबई के अंडरग्राउंड वोल्ट है ये 1980 के दशक में बनाए गए थे। इन्हें सिर्फ साल में एक दिन खोला जाता है, वो भी विश्वकर्मा पूजा के दिन। उसी दिन यहाँ पर पूजा होती है और उसी दिन यहाँ पर वैज्ञानिक इस प्लूटोनियम को चेक करते हैं कि सभी प्लूटोनियम सुरक्षित है या नहीं।
अब ये जितना भी प्लूटोनियम मुंबई के अंडरग्राउंड वोल्ट में रखा गया था उसमें से सिर्फ 6 प्लूटोनियम बम को क्रिकेट की बॉल से बड़ा और फुटबॉल की बॉल से छोटा बनाया गया था, जिन पर ये न्यूक्लियर टेस्ट होने थे और हर एक बॉल का वेट लगभग 3 से 8 किलो के बीच था। अब सबसे बड़ा चैलेंज था इन न्यूक्लियर बम को यहाँ से निकालकर पोखरण ले जाना, वो भी किसी की नज़र में आए बिना। इसीलिए जब यहाँ से न्यूक्लियर बम को निकाला गया तो 4 चीज़ों का खास ध्यान रखा गया। पहला तो ये कि जो इस न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं उनको सिर्फ यही बताया जाएगा कि यहाँ से कुछ उपकरण साउथ मुंबई के न्यूक्लियर प्लांट में लेके जाने हैं। दूसरा ये कि मुंबई क्योंकि 1 से 2 बजे तक तो जगी ही रहती है, इसीलिए न्यूक्लियर बम को निकालने का जो टाइम है वो 2 से 3 बजे के बीच होगा। तीसरा था ये कि जब इन न्यूक्लियर बम को गाड़ियों में रखा जाएगा तो उस काफिले में टोटल 4 ट्रक होंगे और हर ट्रक के अंदर 5 सैनिक मौजूद होंगे, वो भी हथियारों से लैस। चौथा था ये कि जब ये ट्रक यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जो कि यहाँ से आधा घंटे की दूरी पर है, तो ये एयरपोर्ट के अंदर सीधे एंटर करेंगे। कोई भी इनको रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि हम सारी अथॉरिटी पहले से ले चुके होंगे। अब जैसा इन लोगों ने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही होता है। जैसे ही ये चारों ट्रक एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो इन चारों ट्रकों को सीधे हवाई पट्टी पर ले जाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान इनका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद इन सभी प्लूटोनियम बमों को इस AN-32 विमान में रखकर जैसलमेर के लिए रवाना कर दिया जाता है। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उनको सिर्फ यही बताया जाता है कि ये सिर्फ सेना का एक रूटीन ऑपरेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जैसे ही ये प्लूटोनियम जैसलमेर के एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वहां पर भी पहले से ही आर्मी की गाड़ियों का काफिला मौजूद होता है। इसके बाद इस प्लूटोनियम को इन आर्मी की गाड़ियों में रखकर पोखरण के लिए रवाना कर दिया जाता है। राज चेंगप्पा अपनी बुक वेपन ऑफ पीस में लिखते हैं कि पोखरण में सीधे ये ट्रक प्रेयर हॉल में पहुंचे, जहां पर इन बमों को असेंबल किया जाना था। जब ये प्लूटोनियम की गेंदें, जिनका कोड नेम स्टोर था, वहां पर पहुंच गई तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चिदम्बरम की जान में जान आई, क्योंकि डॉक्टर चिदम्बरम इस दिन का इंतजार 1974 से कर रहे थे और इन प्लूटोनियम की गेंदों को देखकर डॉक्टर चिदम्बरम बड़े खुश हुए। आगे राज चेंगप्पा अपनी किताब वेपन ऑफ पीस में लिखते हैं कि एक रात वैज्ञानिक कौशिक को आसमान में एक सैटेलाइट दिखाई दी और उन्होंने अगले 3 घंटे के अंदर वहां से 4 सैटेलाइट को गुजरते हुए देखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने ये सारी बातें DRDO टीम के मेंबर कर्नल BB शर्मा को बताई। सर, लगता है अमेरिका को कोई शक हो गया है कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना एक रात में इतनी सारी सैटेलाइट का, वो भी एक ही जगह से गुजरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। BB शर्मा ने कहा, हमें और सावधानी बरतनी होगी, इस बार हम किसी भी हाल में ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। इसके बाद हमारे वैज्ञानिक ये अच्छे जान चुके थे कि अमेरिका ने हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए ऊपर आसमान में 4 सैटेलाइट लगा रखी है। अब एक तो हमारे वैज्ञानिक पहले ही अमेरिका के डर से रात में काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने एक और नया प्लान बनाया कि अब हम तभी काम करेंगे जब पोखरण के ऊपर ये सैटेलाइट ना हो। जैसे ही ये सैटेलाइट पोखरण के ऊपर आएगी हम अपना काम रोक देंगे, लेकिन जैसे ही सैटेलाइट पोखरण के ऊपर से गुजर जाएगी हम फिर से अपना काम शुरू कर देंगे। ऐसा करने से हमारे वैज्ञानिकों को आराम तो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हम पूरी तरह से अमेरिका को चकमा देने में कामयाब हो रहे थे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस न्यूक्लियर टेस्ट से कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने पोखरण के ऊपर से 3 सैटेलाइट हटा ली थी। अब वहां पर सिर्फ एक सैटेलाइट बची थी, जिसका टाइम था सुबह के 8 बजे से दोपहर के 11 बजे तक। लेकिन इन न्यूक्लियर बमों को टेस्ट करने से सिर्फ एक दिन पहले यानी 10 मई 1998 को उसी एक सैटेलाइट से अमेरिका को पोखरण की कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती है जिससे अमेरिका को ये शक हो जाता है कि इंडिया न्यूक्लियर बम को टेस्ट करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि अमेरिका कुछ कर पाता, इसके अगले ही दिन यानी 11 मई 1998 को शाम के लगभग 3:45 पर राजस्थान के पोखरण में एक के बाद एक लगातार 3 बम धमाके होते हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3:45 पर 3 न्यूक्लियर बमों का टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया है। और उनकी इस स्टेटमेंट ने पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया था। इस न्यूक्लियर टेस्ट के अगले दिन यानी 12 मई 1998 को अमेरिका, जर्मनी, कनाडा सहित लगभग 12 देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया था, जिसका मतलब था कि हम पूरी दुनिया में पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। इस इकोनॉमिक सैंक्शन के बाद ना तो हम किसी देश से कोई सामान खरीद पाते और ना ही हम किसी देश को कोई सामान बेच पाते। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुका, बल्कि अमेरिका ने इंडिया को मिलने वाली $51.3 मिलियन की विदेशी सहायता को भी रोक दिया था। लेकिन अभी भी हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूरी तरह से चुप थे, उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। लेकिन इसके अगले दिन यानी 13 मई 1998 को पोखरण में 2 और न्यूक्लियर बम धमाके होते हैं।
ये दोनों न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने अपने न्यूक्लियर बमों को टेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को ये बताने के लिए किए थे कि आप भारत के ऊपर जितने चाहे सैंक्शन लगा लीजिए, लेकिन भारत किसी से दबने वाला नहीं है। जिसके बाद अमेरिका सहित जितनी भी न्यूक्लियर पावर कंट्री थी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हम भारत को कभी भी न्यूक्लियर पावर कंट्री की लिस्ट में डालेंगे ही नहीं। जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जो चीज़ हमारे पास पहले से ही मौजूद है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि भारत कभी भी परमाणु हथियार को चलाने में पहल नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज, हम इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब सामने वाला देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम से हमला करेगा। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे हमारा देश न्यूक्लियर पावर कंट्री बन पाया। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।